नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश छेड़खानी का मनोरोग। मैं हूं आपके साथ आशीष चौबे। आजकल महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं आम सी हो गई हैं। मजनू छेड़खानी और फप्तियां कसने का कोई भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। महिला सशक्तिकरण के युग में इस तरीके की घटनाएं इंसानियत को कलंकित करने वाली हैं। तो मेरठ के सिविल लाइन इलाके में सरेआम लड़कियों को छेड़ना दो मजनुओं को महंगा पड़ गया। रोज की तरह ये मनचले सरेराह लड़कियों पर फप्तियां कसते रहे और इसी बीच एक लड़की ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दे दी। फिर क्या था, लड़की के परिजनों ने इन मजनुओं की जमकर धुनाई कर दी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटनाएं देश के तमाम राज्यों में घटती रहती हैं और अभी तक ऐसे मामलों पर कोई लगाम कसी नहीं जा सकी है। पहले लात, फिर घूंसे, उसके बाद चप्पल, चलती रही घंटों। दनादन दनादन दनादन, पीट पीट कर बनाया भूत। उतरा आशिकी का नशा। मनचलों को मिली छेड़खानी की सजा। स्कूल बैग टांग कर घर से निकले ये मजनू रास्ते में लोगों को हत्थे चढ़ गए। लोगों ने इतनी पिटाई की कि सारी आशिकी 1 मिनट में रफू चक्कर हो गई। ये देखिए, पहला मजनू, पहला घूंसा, फिर देखिए दूसरा घूंसा, अब देखिए लात। अब आपको दिखाते हैं लात घूंसों की बरसात। जब इतने पर भी मन नहीं भरा तो जिस लड़की से छेड़खानी की उसकी मां ने इस मनचले पर इतनी चप्पल बरसाई, इतनी चप्पल बरसाई कि इस मनचले को दिन में ही तारे नजर आ गए। केवल एक ही नहीं, दूसरे मनचले का भी इससे बुरा हाल हो रहा है। ये देखिए, थप्पड़, घूंसा, लात। जब इससे भी नहीं बनी बात तो इधर भी लड़की की मां ने इस मनचले को इतना चप्पलों से मारा कि अब ये किसी लड़की को छेड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। फिल्मी अंदाज में पिटते इन मनचलों को लोगों ने पीट पीट कर जमीन पर लिटा दिया। ये होनहार घर से तो निकले थे पढ़ाई का बहाना लेकर, लेकिन अपनी करतूतों को लेकर भीड़ के हत्थे चढ़ गए। ये सारी घटना मेरठ में घटी। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में सरेआम लड़कियों को छेड़ना इन दो मजनुओं को महंगा पड़ गया। रोज की ही तरह ये मनचले सरेराह लड़कियों पर फप्तियां कस रहे थे। इसी बीच एक लड़की ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे दी। बहुत दिन से हम लोगों को परेशान कर रहे थे। जिस दिन से स्कूल आए हम साइकिल पे पीछे पीछे आते थे, कह रहे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करनी है। आज पीछे पीछे आ रहे थे, शायद कुछ पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, लड़की के परिजनों ने इन मजनुओं का वो हाल किया जो ना तो ये कभी भूल पाएंगे और ना वो जो इस घटना को देख रहे हैं। ये मजनू रास्ते चलती लड़कियों पर रोज फप्तियां कसते थे। लड़की के परिजनों की माने तो ये लड़के पिछले कई दिनों से लगातार राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करते चले आ रहे थे, जिससे तंग आकर परिवार वालों को ये एक्शन लेना पड़ा। ये 2 तारीख से मेरी लड़की को बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने 1-2 दिन तो टाल दिया। मेरी लड़की ने घर जाके बताया, कोई बात नहीं, चलो बच्चे छेड़ते थे, कोई बात नहीं। फिर लेकिन परसों से इन्होंने हद कर दी। मेरी लड़की की साइकिल घेर ली और आसपास 3-4-5-6 लड़के मंडराने लगे। इसको कुछ ना कुछ कहने लगे। उल्टी सीधी बात है, ये घर जाके बहुत रही। कल दो लड़कियां जो आती है इसके संग में, वो आ जाई नहीं। अकेली मैंने कहा नहीं, तुम अकेली जाओ और हम लोग आएंगे और हम देखेंगे उनको। ये तो ऐसे हमेशा परेशान करते रहेंगे। हम इनके पीछे हाँ आए थे। मेरी लड़की की साइकिल पकड़ के से इन्होंने खींची पीछे से, हमने इनको खूब मारा पीटा। 2 घंटे तक भीड़ से लगातार पिटते रहे इन मजनुओं को किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि इस इलाके में महीनों से इनका छेड़खानी का सिलसिला चल रहा था।
अब ये मजनू पुलिस की गिरफ्त में है। शायद इस पिटाई के बाद भगवान इन मजनुओं को सद्बुद्धि दे, जिससे ये इस तरह की करतूतों को दोबारा अंजाम नहीं दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। तो मजनू बनने की सजा तो मिल गई, लेकिन आखिर क्यों इस तरीके की अवस्था दिमाग में आती है? मानसिक रूप से अगर कहा जाए कि दिमाग का ये कौन सा स्तर होता है कि ऐसी हरकतों के लिए आप आमादा हो जाते हैं और हरकत कर बैठते हैं, छेड़ते हैं, उसके बाद आपकी पिटाई भी हो जाती है। इस तमाम बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ GTB अस्पताल के मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष MS भाटिया हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारा। आपसे सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यही है कि क्या कहेंगे इस स्टेट ऑफ माइंड को? ये स्टेट ऑफ माइंड इस तरह की है कि एक व्यवहार से संबंधित जो है एक समस्या है, जिसको हम एक समस्या के रूप में भी कह सकते हैं, और ये अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो एक मनोरोग के रूप में भी कहा जा सकता है। तो इसका जो पूरा वेरिएशन या हम लोग कहते हैं कि इसमें जो चेंज है, ये व्यवहार संबंधित समस्याएं हैं, हम लोग बच्चों में खास तौर से कहा जाता है इसको, पर ये एक मनोरोग का भी बन जाता है या मनोरोग भी होता है जिसमें ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ये सिर्फ इस तरह से इलाज कर देना कि उसको व्यक्ति को पिटाई कर दी, इसके कारणों का जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो मुख्य कारण हम लोग देखते हैं उसमें परिवार संबंधित कारण हैं, व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व से संबंधित कारण हैं, और सामाजिक कारण भी हैं इसमें, जिसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसा सर्वे किया गया है कि इसमें ऐसा भी पाया गया है कि ये जो इसका प्रचलन है बहुत कॉमन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक पूरे सोसाइटी में 20% से लेके और ये ऑलमोस्ट 90% तक हो जाता है, 90% तक दिखाई पड़ती हैं। और इसमें हर आयु के लोग इसमें शामिल हैं। यंग लड़के इसलिए पॉइंट आउट हो जाते हैं कि वो लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं उस एज में, एडोलसेंट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नोटिस की जाती है। तो इसमें ऐसा देखा गया कि उसको छेड़ना, उसको गलत रूप से देखना, उसके बारे में कमेंट पास करना, उसको टच करना, और जैसे हम बसेस में देखते हैं धक्का मुक्की करना, और या फिर एक्सट्रीम स्टेज में जिसमें हम असॉल्ट कहते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये इसमें इतनी वेरिएशन होता है, और ये हर एक एज ग्रुप में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारे युवा लोग हैं वही ऐसा करते हैं, इसमें मिडिल एज भी लोग भी हैं, एल्डरली भी हैं, जो बुजुर्ग लोग भी हैं, वो उनको भी देखा गया है, पर उनको पॉइंट आउट नहीं किया जाता। जो युवक हैं उनको जल्दी से पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन ये जो स्थिति है, जिस तरीके से आपने कहा कि परिवार का भी बहुत इसमें बड़ा रोल होता है, क्या एक पारिवारिक स्तर पर संस्कार ऐसे होते हैं, या ये कहा जाए कि कई बार ऐसी स्थितियां परिवार में होती हैं कि माँ बाप भी आपस में उलझते रहते हैं, तमाम बातों पर झगड़ते रहते हैं, शायद उसका भी एक असर बच्चे पर पड़ता है और वो जाकर बाहर इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाता है? बिल्कुल ऐसा देखा गया है, और खासतौर से लड़कों में ऐसा देखा गया है कि जो पिता का जो है उसके ऊपर कंट्रोल या उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो पिता का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है पिता के रूप में, और पिता के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो वो किसी टीचर के रूप में या जिसको वो पसंद करता है, कोई एक्टर है उसके रूप में वो उसको करने की कोशिश करता है, और उस तरह वो बनने की कोशिश करता है। और ऐसी समस्या जो है उन परिवारों में ज़्यादा है जिनमें ये आपस में पति पत्नी में या माता पिता में जो इस तरह के आपस में क्लेश वगैरह रहते हैं, या उसमें झगड़ा रहता है, या उनका बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर आनंद जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, समाजशास्त्री हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे पहला यही है, आप समाजशास्त्री हैं, आप समाज को देखते हैं और उसके उतार चढ़ाव को देखते हैं। समाज में एक ऐसी स्थिति जो कहीं ना कहीं जिसका नाम हम मजनू रखते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि लड़कियों को सरेआम छेड़खानी करता है, उसके बाद उसकी पिटाई भी हो जाती है। क्या लगता है समाज वाकई में कितना ज्यादा इस परेशानी से ग्रसित है? नहीं, ये समस्या चारों तरफ दिखाई पड़ती है, खास तौर पर छोटे शहरों और मझोले शहरों में, जहाँ पर कि जो लोग पढ़ाई लिखाई या अपनी जिंदगी को संवारने में बहुत सफल नहीं होते, वो सड़क छाप मजनू की भूमिका में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उन लोगों का एक ऐसा ताना बाना बनता है कि पीड़ित लड़कियां घर पर अगर शिकायत भी करें तो लोग कहते हैं कि इसको उपेक्षा करो, बड़ी हो रही हो, ये सब तो तुमको सहना ही पड़ेगा। और यही लोग जब महानगरों में आ जाते हैं, या महानगरों में इस उम्र के जो लोग होते हैं जिनको हम आसानी से आवारा किस्म के नौजवान कह सकते हैं, तो वो इसको अपना एक अधिकार समझ लेते हैं कि हम अब तरुण हो गए, जवान हो गए, तो किसी भी औरत को कुछ कहना ये तो हमारी उम्र का तकाजा है। और ये बहुत करके मीडिया की, यानी जो फिल्मों में
युवक युवती की दोस्ती का पहला कदम दिखाया जाता है, तो उसमें ये सब के सब अपने को सलमान खान और शाहरुख खान और अक्षय कुमार की मुद्रा में देखते हैं। चलिए आनंद साहब, आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे, बहुत ही बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, चलिए मान सकते हैं कि एक शख्स अपने अंदर इस तरीके की एक व्यक्तित्व होने की बात समझता हो खुद से, लेकिन क्या समाज की भी एक ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको समझाए पहले, या उसके ऊपर इसी तरीके से जिस तरीके से मार पिटाई की हरकतें होती हैं उसको समझाने की कोशिश कम की जाती है, लेकिन उसके ऊपर वार ज्यादा होते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, खुद कानून को हाथ में ले लेते हैं। क्या इसको भी लगता है कि पहले शायद समझाने की कोशिश की जानी चाहिए और उसको ये कहकर रोकना चाहिए कि शायद आप गलत कर रहे हैं? देखिए, हर अपराध के लिए समझाना तो पहला कर्तव्य समाज का है ही। क्षमा हमारे लिए बड़ी चीज है। बजाय उसको उसी की शैली में, अगर वो मजनू है तो हम दबंग बन जाएं। लेकिन समाज का अपना जो ताना बाना है वो धीरे धीरे, ये काम गांव में कम क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि गांव में एक सामुदायिकता की भावना है। गांव की लड़कियां कुछ अपवादों को छोड़ के पूरे गांव की इज्जत मानी जाती है। इसलिए अगर कोई गांव की लड़की से छेड़खानी करता है तो पूरा गांव एकजुट होकर के इस तरह के लोगों को, उनके परिवार वालों को जोड़ता है। शहर में किसको किसके बारे में चिंता है जी? आप जब इस सवाल को उठा रहे हैं मीडिया में, तो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद मुझे किसी एक सार्वजनिक मंच पर इस सवाल को कोई उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत उदासीनता का दौर चल रहा है, जिसमें हम अपने को बचा के निकल चलें और बाकी लोगों के लिए खुदाई खिदमतगार न बने, गांधी की भूमिका में ना आए, ऐसा चारों तरफ से संदेश आता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, उस इलाके के सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनकी ये भूमिका बनती है, क्योंकि ये 13 बरस से 15-18 बरस के बीच का रोग है। और ये पड़ोसियों के बच्चों के दबाव में होता है। घर से ये बातें नहीं, कोई मां नहीं कहेगी कि सड़क में जाके तुम दूसरे किसी के साथ छेड़खानी करो। लेकिन जो वो थोड़ा सा समय होता है घर और परिवार के बाहर वाला, उसमें ये एक बड़ी भारी मनोरंजन की चीज हो जाती है कि शाम हुई और निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ, पड़े अपनी जवानी का अंदाज मोहल्ले की लड़कियों को। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत भी होगी, अगर ये सामाजिक ताने बाने की बात को कहा जा रहा है और समाज में ये सारी चीजें हो रही, तो हमें ही इस चीज की जिम्मेदारी निभानी होगी और समझना भी होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम इस चीज को किस तरीके से रोक सकते हैं एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत हुई आपसे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस विषय पर और क्या कुछ बातें हो सकती हैं। तो छेड़खानी का मनोरोग आप देख रहे हैं, हमारी खास पेशकश हमारे साथ डॉक्टर भाटिया हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले समाजशास्त्री आनंद कुमार जी से बात हो रही थी, उनको भी आपने भी सुना, जो बात मुद्दा था कि हम जिस तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके का बना लेते हैं, जैसे कि उन्होंने दबंग कहा था कि हम ही चाहते हैं कि सारे न्याय हम कर डालें। क्या वाकई में ये इस चीज़ को बढ़ावा भी देता है? जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, लड़कों को लगता है कि नहीं हम किसी से कम नहीं, हम साहब कैसे नहीं कर सकते, हमें कोई कैसे रोक सकता है। तो इस जो अवधारणा है इसको शायद बदलने की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के तरीके जो होते हैं उसका साइंटिफिक रूप से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिटाई करना सिर्फ एक इसका रास्ता नहीं है। उसमें परिवार से बातचीत करना, या जो भी बड़ा उसका आदमी है उससे बात करना, क्लास टीचर से बात करना, और परिवार में जो भी उनके कोई बड़ा व्यक्ति है उसको समझाना कि इस तरह से बच्चे के व्यवहार पे कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें सहायता करती हैं। इसके अलावा भी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं लगभग 10% हम उसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में अनसोशलाइज वे में ये आ जाता है, अनसोशलाइज कि सोशलाइज नहीं है। सोशलाइज इस तरह का होता है कि जैसे किसी ने क्लास में कोई पेंसिल चुरा ली, तो इस तरह का होता है। अनसोशलाइज इसी तरह का होता है कि बच्चे जो है किसी दूसरे को छेड़ते हैं, और प्रोवोकेशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया कि किसी एक्टर के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें आप सिगरेट पीना या कोई ड्रग्स लेना या उसके स्टाइल को कॉपी करना। और ऐसा हमने स्टडी किया है कि लड़कियों के ऊपर भी, लड़कियों का भी ये कहना है कि लड़कियों में भी इस तरह की बातचीत रहती है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, आपका क्यों नहीं है, आप भी बनाइए। तो इस तरह का कोई प्रोवोकेशन वो अपनी तरफ से भी कई बार दे देती हैं कि स्माइल करना, बातचीत करना,
और वो जो लड़का है उसको गलत सेंस में ले जाता है, वो गलत सेंस में ले जाता है, फिर वो उसको इनडायरेक्ट अपना रोल जो है उसको बिना कंट्रोल किए उसको प्ले करने लग जाता है। वो फिर एक तरह का जो कहते हैं कि समाज में जो सहन नहीं किया जा सकता, इस तरह का व्यवहार बन जाता है। ये माना जाए कि एक मनोरोग है ये? हाँ जी, ये ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये जो डेविएंट बिहेवियर कहते हैं हम लोग, डेविएंट जो बिहेवियर है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है उसको मनोरोग ही कहा जाएगा, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मनोरोग संबंधित ये चीज़ है। और इसको बच्चे को जो स्क्रीन करना, जैसे हम कहते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर है या कोई जिसको कहते हैं इरोटोमेनिया, इरोटोमेनिया इस तरह का होता है, इसमें डिल्यूजन होता है कि ये लड़की शायद मेरे को चाहती है, हालांकि वो नहीं चाहती, ना कभी उसने बातचीत की। स्टॉकिंग भी एक कहते हैं, स्टॉकिंग जैसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं कि लड़के जो है गलत मैसेज देते रहते हैं अपने सहेलियों को या फ्रेंड्स को, तो वो स्टॉकिंग कहते हैं हम लोग। स्टॉकिंग एक बीमारी है। और साइबर स्टॉकिंग जो किसी भी ई फोन से आप देंगे या आप ईमेल से उसको मैसेज भेजेंगे, रिटर्न मटेरियल्स को, या कोई लेटर आप उसको दे देंगे, तो ये जो सारा है स्टॉकिंग, जो साइबर स्टॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कई कंट्रीज में इसको रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है, और उसमें कानून में प्रिवेंशन के लिए सोसाइटी में इस तरह भी किया गया है कि जो पुलिस वाले हैं उनको एक समाज से उन्होंने रिक्रूट किए हैं, जो बच्चे हैं वॉलंटियर्स टाइप के, वो घूमते रहते हैं समाज में, ताकि हर एक जो व्यक्ति इस तरह के मन चले लोग हैं वो उनको पता रहता है कि भाई ये पुलिस के कोई लड़की ना हो, तो उसको भी एक जो इस चीज़ को के में जा सकते हैं, इस व्यवहार में जा सकते हैं, उनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी भी सोसाइटी में कई बार देखा गया है ऑपरेशन मजनू इस तरीके से जो गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर चलाती हैं, क्या लगता है कि उसमें केवल धरपकड़ जो होती है उसके अलावा भी कई सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए, उसमें भी कई सारी चीजों के बदलाव करने की जरूरत है? ऐसा हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि इसमें जो है हर एक स्कूल के अंदर एक काउंसलर की बहुत ज़रूरत है। तो स्कूलों में काउंसलर बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इस तरह का डेविएंट बिहेवियर करते हैं वो स्कूल में ही डिटेक्ट हो जाता है, और काफ़ी अर्ली एज में ये डिटेक्ट हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। और काउंसलर का ये रोल होता है कि उसको पेरेंट्स को इस बारे में बताए और उसको बताए कि किस क्या क्या तरीके हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है। दूसरा हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है बच्चों के अंदर, एडोलसेंट में एक हार्मोनल चेंजेस हैं जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और एक मेल हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स हम कहते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो वो अपने सेक्सुअलिटी को कैसे कंट्रोल करेगा, उसको अच्छे रूप में एक राइटर बन जाएगा, एक वक्ता बन जाएगा, या अपने ग्रुप के साथ खेलेगा, गेम्स खेलेगा, आउटडोर गेम्स खेल के अच्छा प्लेयर बनेगा। तो ये इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, तो ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उनका जो कोर्स है या करिकुलम है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए कि बच्चों को अपने जो सेक्सुअलिटी है उसको किस क्या क्या तरीके हैं जिससे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरीके से सेक्स एजुकेशन की बात बार बार कही जाती है, उस तरीके से इस पर भी कोई ना कोई एक इशू के तहत बातचीत होनी चाहिए, एक करिकुलर एक सब्जेक्ट के थ्रू बातचीत होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ लड़कों को जिम्मेदार माना जाए जो लड़के इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उस तबके को भी इन्वॉल्व माना जाए कि लड़कियों को शायद पहनावे पर भी अब थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए? अगर आप कुछ उल्टे सीधे कपड़े पहन के निकलते हैं, भले आपके परिवार वाले उस चीज़ पर आपत्ति ना करते हो, लेकिन बाहर समाज में आप जाते हैं तो समाज में कई लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। तो क्या ये भी माना जाए यहाँ पर एक बड़ा कारण? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रोवोकेशन में आ जाता है। जो लोग इसमें प्रोन नहीं है वो भी एक इस तरह का मतलब व्यवहार अगर देखते हैं, इस तरह का पहनावा देखते हैं, तो उसमें वो प्रोवोक करता है। इसमें या कोई ऑडियो देखते हैं या कोई मूवीज देखते हैं, तो इसमें इस तरह से हमारे पास बच्चे कई आते हैं जो इंटरनेट डिपेंडेंट हो जाते हैं, सेक्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्स एडिक्शन। तो एक वो समस्या भी काफ़ी हमारे समाज में पैदा होती जा रही है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ग्रुप बिहेवियर, कि बच्चे को सिखाया जाए कि जब वो ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ होगा तो उसको अपना बिहेवियर किस तरह से एक्सप्रेस करना है। कई बार ग्रुप में पीर प्रेशर हम लोग कहते हैं, जो ड्रग एडिक्शन में, जो नशे के उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि बच्चे उनको कहते हैं कि तुम भी ये दवा लो या इस तरह का नशा करो। और ये व्यवहार में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो उसके दोस्त हैं उसको कहते हैं कि भाई तुम भी इसको करके देखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये ग्रुप बिहेवियर जो है, इसका जो एक नतीजा है, ये भी एक मनचले जो व्यक्ति हैं या युवक हैं हमारे, वो ग्रुप बिहेवियर में भी एक तरह का डेविएंट बिहेवियर पैदा होता जा रहा है। और ये ग्रुप बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये लड़कियों में भी ऐसा देखा गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं समाजशास्त्री कि भाई पहले हमारे जो स्कूल थे लड़कों के अलग होते थे, लड़कियों के अलग होते थे, अब लड़के लड़कियों के इकट्ठे हो गए स्कूल, तो उसमें भी एक तरह का प्रोवोकेशन हो गया। फिर उसको प्रोवोकेशन रिपीटली मिलता रहता है, जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। बार बार वो टीवी देखेगा या एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो उससे उसको प्रोवोकेशन होता रहता है। तो फिर वो सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करे, तो उसको लगता है कि मैं डायरेक्टली ये रोल प्ले करूँ।
तो इस तरह का कई बार होता है कि डेविएंट बिहेवियर बन जाता है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो गुरुकुल समाज देता था शिक्षा की एक पद्धति या उसका तरीका जो था कि बहुत ज़्यादा सात्विक, बहुत ज़्यादा संस्कारिक आपको बनाया जाता था और आपके सामने पढ़ाई लिखाई भी कुछ वैसी ही होती थी, और जो चूंकि आप कोएट में नहीं पढ़ते थे, आप अलग पढ़ते थे, लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग शिक्षा होती थी, तो एक बड़ा कारण ये भी है शायद एक साथ में आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें होना लाजमी है, जो बदलाव शारीरिक रूप से होते हैं और उसके बाद आपकी जो विचारधारा बदलती है शायद होना लाजमी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे समाज का जो या परिवार का जो इस पर कंट्रोल है तो उसको नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक मंचलों का आपने दिखाया जिसमें बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा परिवार के कुछ सदस्य है, परिवार के कुछ सदस्य है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसको परिवार का अक्सर इग्नोर कर देता है। तो उसमें लड़कियां भी लड़के भी दोनों को साथ छेड़खानी होती है जिसको हम अब्यूज़ कहते हैं। तो अब्यूज़ जो है वो परिवार में भी, परिवार के अक्सर लोग, नज़दीकी लोग, रिश्तेदार, तो उसको परिवार जो है छुपाने की कोशिश करता है। और लड़कियों का ये देखा गया कि लड़कियों का जो बिहेवियर है, सामाजिक बिहेवियर है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें आपने बताया कि समाज का उसका कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक सेक्स एजुकेशन, इसको स्कूल में काउंसलिंग होना एक अर्ली स्टेज में, ताकि कोई मनोरोग है तो उसका इलाज किया जा सके। और तीसरी बात, इसमें जो कानून है वो एक रोल प्ले कर सकता है, पर वो किसी हद तक रोल प्ले कर सकता है। पुलिस और कानून जो है एक तो ज्यादा जो रोल है, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, इस नाते आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपके पास भी बहुत सारे मामले आते होंगे इस तरीके के मामले, क्योंकि और भी मानसिक स्थिति से जूझते लोगों के मामले आते होंगे, लेकिन ये खास जो एक मामला रहता है कि कोई लड़का छेड़ता है या उसके परिवार वाले खुद उसको लेकर पहुंचते हो आपके पास कि भाई इस तरीके की हरकतें इसकी हो रही हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा समझाएं अपने लेवल से, या इसके लिए क्या कुछ इलाज कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई मामला है? हाँ, ऐसे मामले आते हैं हमारे पास। पेशेंट ऐसे भी आते हैं, लड़कियां अक्सर आती हैं जिनको स्कूल में किसी उसमें छेड़ा जाता है, मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, डिप्रेशन में चली जाती हैं, उदासी में चली जाती हैं और पढ़ाई में उनके अंक कम होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे परिवार, कई परिवार हमारे पास बच्चों को लेके, जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको भी लेके आते हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका बिहेवियर घर के जो लड़कियां हैं उनके साथ भी ठीक नहीं है और बाहर की लड़कियों के साथ भी ठीक नहीं है। अक्सर हमारे को कंप्लेंट आती है तो उसका इलाज कराने भी आते हैं। तो उसको भी हमने देखा, कई बार मनोरोग अक्सर होते हैं जिसको पहचाना नहीं जाता पारिवारिक रूप से, लेकिन वो समस्या के रूप में हमारे पास लेके आते हैं। जब हम उनको समझाते हैं कि एक मनोरोग है, इसका हम काउंसलिंग से या कोई भी दवा से इसका इलाज करेंगे, तो परिवार समझता है कि हाँ ये ज़रूरी है। पर ये अक्सर देखा गया जब बहुत एक्सट्रीम स्टेज में ये चीज़ पहुंच जाती है तब उसको लाया जाता है। पर ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी पहचाना जाए और बच्चे को किसी भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास लाया जाए, ताकि उसका एक एनालिसिस हो सके कि भाई ऐसी हरकत इसने क्यों की। जैसे बच्चे को जिसको मारा गया उसका इलाज नहीं है, अब उस बच्चे को ले जाना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए उसने क्यों किया ऐसा बिहेवियर, क्या कारण, ये जाना बेहद जरूरी है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या कुछ रहे, इसलिए उसको ये चीज़ बताई जाए कि शायद वो आगे इस चीज़ को सुधारते हुए अपने अगले जो कदम है वो बढ़ाएगा। चलिए, इन कारणों को जानने के बाद हम समाज की जो अपनी शिक्षा है उसको, उस प्रणाली में भी इसको इंक्लूड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटिया, आपने इतनी अच्छी बात की और कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझते होंगे। इसलिए अगर आपका बच्चा कहीं ना कहीं इस तरफ कदम बढ़ाता है या आपको कहीं से संदेह लगता है कि शायद वो इस तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो समझता नहीं है तो किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं, वो शायद उसको अपने तरीके से, अपने जो उनकी विशेषता होती है उसके तरीके से वो समझाएंगे, तो माना जा सकता है कि शायद वो अपने अब आने वाले भविष्य में इस तरीके के कदम ना उठाए और अपने भविष्य को जरूर संवार सकता है। फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।